चैप्टर नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया था ना। चैप्टर नंबर 5 के बारे में तो हमने ये बात करी थी कि नए बच्चे आहिस्ता 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 उसको कवर करें। जब वो 5 कवर कर लेंगे तो फिर हम 6 कर सकेंगे, अदरवाइज 6 नहीं कर सकेंगे। और 1 जो है वो मैंने पिछली 3 क्लासेस में शायद डिस्कस किया था। और फिर मैंने 1 जो है वो आप लोगों को होमवर्क में दिया था, करने को दिया था। सारे सवाल उसके सारे ही दिए थे ना? नहीं, कितने दिए थे? कुछ मार्क करवाए थे। कितने थे? 15 करवाए थे मार्क एटलीस्ट। कितने? 10? अच्छा, चलो एक काम करते हैं, हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस है ना, कितने लोग पढ़कर आए हो, होमवर्क कर कर आए हो? होमवर्क कर कर आए हो? एक दो। होमवर्क नहीं किया? क्यों? 2-3 क्वेश्चन है। होमवर्क कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। सबने करा हुआ? पूरा नहीं किया, लेकिन 1 स्टार्ट तो कर दिया ना। सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आज की क्लास में 1.1 से 1.5 इन 5 सवालों के मसले मसाइल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? खुरम यार, नीचे से एक मार्कर ले आना, ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है? ये थोड़ा सा सही नहीं है। सब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में 1.1 से 1.5, चैप्टर नंबर 1 में 1.1 से 1.5 पहले ये बता दो। दिया था मैंने करने को, दिया था। वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए थे, पीडीएफ भी दिया था, टाइम भी दिया था, सब कुछ। अब बताओ 1.1 से 1.5 कोई मसला नहीं है? किसी को कोई मसला नहीं है? पूछ लूं किसी से भी कुछ भी? नहीं पूछूं? क्यों? मसला है फिर पूछूं भी नहीं? 1.1 से 1.5 में मसला है? नहीं मसला है मसला। बताओ कौन से सवाल में? हाँ, हाँ बताओ ना, कौन सा वाला? सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि 1.2। चलो पढ़ो सवाल, पढ़ो। क्या नाम है आपका? अरीबा। हाँ, पढ़ो सवाल। अच्छा, अब देखो 1.2 में वो बोलते हैं कि एक लाइन है जो कि 0,5 से गुजरती है। दूसरी चीज वो बोलता है कि उसका ग्रेडियंट -2 है। और उसने हमसे ये पूछा है कि इस लाइन का इक्वेशन बता दो, है ना? किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है? अब ग्रेडियंट जो होता है ना, ग्रेडियंट वो स्लोप भी कहलाता है, और वो क्या होता है? m होता है या c होता है? m होता है। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू -2x प्लस c। m तो आपको दिया हुआ है ना, -2, ठीक है? C5 है। क्यों C5 क्यों है? इसलिए क्योंकि देखो C कौन सी वैल्यू होती है जहां पर एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और वहां पर x कितना होता है? 0। तो डायरेक्टली C की जगह 5 ही लिख सकता हूं। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको 0,5 एक पॉइंट दिया हुआ है तो आप y की जगह 5 लिखो और x की जगह 0 लिखो। C आपको मिल जाएगा -2 इंटू 0 0, C5 आ गया। तो अब इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू -2x प्लस 5। क्या ऐसा कोई आंसर है? 5 माइनस 2x, ठीक है, उसने इसको यूं लिख दिया, तो एक ही बात है ना। आ गया समझ में अरीबा? सही है। उससे आपसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी थी, और उसमें आपने उसने आपको m भी दे दिया था, c भी दे दिया था। n की जगह -2, c की जगह 5 लिखा, और फिर उसको इस फॉर्म में ले आया जिस फॉर्म में आंसर था। और कोई मसला? बाकी सारे हो गए। 1.1 से 1.5 सारे हो गए? पक्का?
ये नहीं हो रहा था। हाँ नहीं देखी, अभी तक अपलोड नहीं हुई। हाँ हो गई है अपलोड या नहीं? कब हुई थी अपलोड? किसी ने अगर देखी हो तो? नहीं मिल रही थी, अपलोड नहीं हुई थी, पता नहीं, मिल नहीं रही थी। अच्छा अब मिल गई? अभी भी नहीं मिली है तो है अपलोडेड है? अलग से भी सोल्यूशन भेजा हुआ था मैंने। मेरी अपलोड हुई है लास्ट क्लास। किसी ने देखी है लास्ट क्लास? जो क्लास यहाँ पर हुई थी वो अपलोडेड है? कोई चेक करो काइंडली, ताकि पता चल जाए ना। अगर अपलोडेड नहीं है तो फिर मैं एडमिन को बोल दूँ। हो सकता है अपलोडेड हो ना, तो कोई बच्चा बता देगा ना किस जगह अपलोडेड हो। तुमने देखी है खुद? जिसने देखी हो, जिसको कंफर्म पता हो वो बताओ, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं ना। कोई देख रहा है? हाँ बताओ क्या अपलोडेड? लास्ट फ्राइडे को हुई थी ना क्लास, सॉरी थर्सडे को हुई थी ना मेरी क्लास। लास्ट थर्सडे को इसी टाइम हुई थी मेरे ख्याल में। है अपलोडेड? किस टैब में बताओ? चैप्टर 1 एंड 2 बैच, चैप्टर 1 बैच 1 एंड 2। देखो अभी है इंटरनेट? नहीं है, देखकर बताना कहाँ अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 1 बैच 1 एंड 2 में, चैप्टर नंबर 1 बैच 1 एंड 2 में अपलोडेड है। बाकी मैंने अलग से भी, वैसे अगर पोर्टल पे कोई चीज़ ना मिले तो अलग से पूरा चैप्टर और पूरे चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशंस और पीडीएफ सॉल्यूशन भी अप्रैल वाले ग्रुप में भेजे, मैं वापस से सेंड कर दूंगा। सही है? अच्छा इसके बाद बताओ 1.2 के बाद 1.3, 1.3 सबको आता है? 1.4 तुमने भी? अबे यार एक हफ्ता दे दिया मैंने, मैं बहुत कम हाँ हाँ लेकिन देखो हर किसी को बराबर का टाइम दो ना। आप एक मासूम सा शरीफ सा टीचर है, वो तुम लोगों की कम क्लासेस लगा रहा है ताकि उसके पिछले चीज़ें कवर करो, तो तुम ये सोचते हो कि जो क्लासेस लगा रहे हैं बस वही कवर करते रहे। थोड़ा सा इधर भी टाइम दो, ताकि मैं ये नहीं चाह रहा, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लगाऊं, फिर वो जमा होता रहे। आप लोग पहले पिछला ख़त्म कर लो ना। अच्छा खैर, जिसने कंप्लीट कर लिया है वो मुझे बता दो 1.1 से 1.5 में कोई मसला है? जिसने नहीं किया वो एक और हफ्ता ले लो, लेकिन ये आखिरी वीक होगा। सही है? हाँ भाई, नहीं है कोई मसला? अच्छा फिर 1.6 से 1.10 दिए थे मैंने काम होमवर्क में, ये भी दिए थे होमवर्क में। 1.10 क्लास में करवाना है मुझे? करवा दिया था। चलो 16, 17, 18, 19, 10, 18 करना है। 1 कर दिया था, लेकिन मैं क्या कर दूं? चलो बताओ सवाल। ये क्लास में नहीं किया? लास्ट क्लास में 1.8? यार अब कैसी बातें कर रहे हो? वापस हैं? वापस तो पिछली क्लास में क्या किया था मैंने? तुम नहीं आए थे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। 30 बच्चे हैं तो हर क्लास में कोई एक बच्चा नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग देखी तुमने इसकी? नहीं समझ आया? लास्ट जो यहाँ पर क्लास हुई थी यहाँ पर, तो यार ऐसा नहीं करो ना। अब जो चीज़ हो चुकी है वो मैं बार बार करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई सवाल 1.6 और 1.10 के बीच में? पक्का? 1.6 से 1.10 के बीच में कोई भी सवाल जो नहीं हो रहा हो बता दो। ऐसा नहीं जो मैंने करवाया हो वो तुम बोलो फिर से समझा दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना। कोई नहीं है? अच्छा फिर मुझे बताओ 1.1 से लेकर 1.15
इसके बीच जो 5 सवाल है 1.12 तक दिया था, सही है। तो 1.11 और 1.12 में कोई मसला है? 11 और 12 में कोई मसला नहीं है, पक्का? सही है। अब 1.13 से स्टार्ट करना है हमें, 1.13 से स्टार्ट करना है ना, सही है। एक बुक काइंडली जिसके पास, आप दोनों के पास एक ही है, दोनों के पास एक ही है, आप तीनों के पास काइंडली एक बुक दे दो। देखो होमवर्क कर कर आओ, चीजें देख कर आओ, फिर पूछो, ताकि मुझे भी पता हो ना कि भाई जो पढ़ कर आया उसका फायदा हो। अब ये अगर आप बिल्कुल ही कुछ कर कर ही नहीं आओ, आप सोचो चलो यार ये होमवर्क दिया, यही सर से होमवर्क करवा लेंगे, तो फिर वो सही बात नहीं है ना। आप लोग पिछले जो पोर्टल पे लेक्चर्स हैं वो देख लो, आप लोगों को अलग से मैं पीडीएफ सॉल्यूशंस लिख लिख के पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए हुए वो दे रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद अलग से मैंने जो है वो क्या कहते हैं, वन नोट पर, किसी को यूं होता है कि भाई बोर्ड जो है वो सही नहीं समझ आता, या बोर्ड की रिकॉर्डिंग में थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है कभी कभार ऑडियो में, तो वो अलग से रिकॉर्ड कर कर दे दिया। अब और घर आना बाकी है आपके मेरा, बस और कुछ नहीं कर सकता, हाथ पकड़ कर या तो मैं काम करवाऊं, और कुछ नहीं हो सकता। काइंडली इतना कर लो। हाँ फिर कुछ समझ नहीं आया ना, तो फिर भी मैं ऐसा नहीं करता कि भाई ये होमवर्क दिया था नहीं करवा रहा। आपने देखा होगा जिन्होंने चैप्टर 5 भी पढ़ा है, मैंने इसी तरह से जो है ना हर क्वेश्चन को बोला कि भाई जो नहीं हो रहा, हाँ फिर जब आपने ट्राई कर लिया उसके बाद टीचर का काम है ना कि भाई वो समझाए अगर नहीं हो रहा। एनीवेज हम लोग अब 1.13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1.12 तक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में काम दिया था। अभी भी मैं इस हफ्ते भी एक ही क्लास लगवाऊंगा। वैसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन मैं इस हफ्ते भी एक ही क्लास लगाऊंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक 5 और 1 के सारा पेंडिंग काम कवर नहीं किया, वरना उनके लिए मसला हो जाएगा। अगर 3 क्लासेस लगवाऊंगा, चैप्टर 2 और 3 पे भी चला जाऊंगा और 1 और 5 भी पेंडिंग होगा, तो 5 चैप्टर्स एक साथ एक ही टीचर के लेकर चलना बड़ा मुश्किल होगा, तो काइंडली कंप्लीट कर लेना। अच्छा 1.13 पर आते हैं। 1.13 में आपको करवा रहा हूं, ठीक है। 1.13 में उसने लिखा हुआ है पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स x, y, x, y की वैल्यू है फॉर विच x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर जो है ना वो c नहीं हो सकता। c क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें एक वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है, तो c तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद लिखा हुआ है सच दैट 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 29। वो बोलते हैं x और y दो चीजें हैं, x और y दो नंबर्स हैं, x और y दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव माइनस वाले नहीं हो सकते, तो सी आंसर नहीं हो सकता। और इस तरह से है कि अगर आप x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें ऐड करो y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर कर, तो आपका आंसर 29 आना चाहिए। अब पहला जो आंसर है उसमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,7। हम चेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7 हो तो क्या x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर कर और y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर कर जब ऐड किया जाता है तो क्या 29 आता है? 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 7 21 और 8 29 बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2,7 जो है ना वो एक कोऑर्डिनेट है। अगर तो x की जगह 2 रखकर और y की जगह 7 रखकर 29 आंसर नहीं आ रहा होता, तो फिर हम कहते हैं 2,7 वो कोऑर्डिनेट नहीं है। अच्छा फिर दूसरा 3,5 दिया हुआ है। अगर हम 3,5 को चेक करते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये कितना बनता है? 12 और 15 27। तो इसका मतलब 3,5 क्या कोऑर्डिनेट है? नहीं, ये नहीं है आंसर, ये तो है। तो क्या ए हो सकता है आंसर? ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 2,7 और 3,5 ये दो वैल्यूज होंगी, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा हम डी चेक कर लेते हैं। डी इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि उसके एक चीज तो हमने चेक करी हुई है ना, 2,7। 5,3 अगर हम चेक करते हैं
तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 कितना बनता है? 29। तो ये 29 बन रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा डी, क्योंकि डी में 2,7 और 5,3 लिखा हुआ है। और अगर मैं 2,7 और 5,3 को चेक करता हूं, यानी कि x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर कर और y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर 29 बन जाता है। आंसर ये हाँ रे। तो इसीलिए देखो ना, डी डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन क्या कहता है? डी ऑप्शन देखो, डी डी कहाँ है? बुक महसूस कर रहे हो क्या? किताब लेकर आओ। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें क्या लिखा हुआ है किताब में? सवाल है तुम्हारे पास? तस्वीर लो। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 2,7 और 5,3 दोनों आंसर होंगे। एटलीस्ट पीडीएफ में बुक तो डाउनलोड कर लो भाई, आप लोग अपने मोबाइल में पीडीएफ है ना? वैसे है तो क्या, तो वही लगा लो ना, फिर क्या कर रहे हो फिर तस्वीर? हाँ सही है भाई। डी ऑप्शन ये कहते हैं, डी ऑप्शन ये कहते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझ में आई? क्या नाम है तुम्हारा? फरमान। बात समझ में आई? डी ऑप्शन देखो, वो बोलते हैं 2,7 और 5,3 दोनों आंसर होंगे, तो दोनों ही है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1.14 1.14 में लिखा हुआ है लाइन हैज इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। ये एक लाइन का इक्वेशन है एंड passes through the point h comma h plus 15, h comma h plus 15, then the value of h is। अच्छा देखो, उसने बोला है एक लाइन का ये इक्वेशन है y is equals to 3x plus 7 और ये लाइन h comma h plus 15 से गुजरती है। इस लाइन का h comma h plus 15 से गुजरने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू h होगी तो y की वैल्यू h plus 15 होगी। ठीक है, हम जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं x कॉमा y। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब x की वैल्यू h होगी तो y की वैल्यू h प्लस 15 होगी। यानी कि जब आप अगर आप x की जगह h लिख देते हो तो उस वक्त आप y की जगह h प्लस 15 लिख सकते हो। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 लेफ्ट साइड पर जाएगा, 15 में से माइनस होगा, क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। और ये h जो है वो राइट साइड पर आएगा, 3h में से माइनस होगा, क्या बच जाएगा? 2h बच जाएगा। अब 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 4 इज इक्वल्स टू h, यानी कि h की जो वैल्यू है ना वो 4 होगी। सही है। अगर ये हमसे ये भी पूछ लेता कि बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ ये x, y की वैल्यू क्या है, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है ये क्या वैल्यू है, तो आप बोलते हैं 4,19। ठीक है, तो 1.14 का आंसर h प्लस 4, h प्लस 15 लिखा है ना, h की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 15 19। ठीक है। अच्छा 1.15 आपका होमवर्क है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। 1.15 आप लोगों का होमवर्क है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। 1.15 आप लोगों का होमवर्क है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। 1.16 जो है ना वो उसके आगे आप लिख लो आफ्टर चैप्टर नंबर 2। 1.16 जो है वो चैप्टर नंबर 2 के बाद आप करोगे। ठीक है, 1.16 चैप्टर नंबर 2 के बाद करोगे। 1.17 हमने क्लास में करा था, मुझे याद है, शायद ऐसा ही था। 1.17 हमने लास्ट क्लास में कर लिया है ना। ठीक है, हाँ 1.18 1.18 करते हैं।
1.18 में लिखा हुआ है फर्म इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वॉशिंग डिटर्जेंट। ये हमने क्लास में करा है या नहीं करा? कर लिया क्लास में? 1.19 भी कर लिया था, सही है। 18 भी क्लास में कर लिया था, 1.19 भी क्लास में कर लिया था, 1.20 पर आ जाते। 19 भी किया था ना क्लास में? कब किया वाली आवाजें कहां से आती हैं? लेकिन ये ऑनलाइन तो था। बासित, क्या अब्दुल बासित नाम है ना? ऑनलाइन थे ना तुम? अच्छा, 1.19 में से करा है ना क्लास में? सही है। 1.20, अब 1.20 में वो बोलते हैं 4y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, और फिर बोलते हैं 3x इज इक्वल्स टू 2y, देन x इंटू वाई इज, वो बोलते हैं 4y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, ये इसके बराबर है, 3x जो है वो 2y के बराबर है। अब x इंटू वाई की वैल्यू ढूंढो। अब x इंटू वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए पहले हम लोग इंडिविजुअली x की और y की वैल्यूज ढूंढ लेंगे, ठीक है? पहली इक्वेशन हमारे पास है 4y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, सही है। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 3x इज इक्वल्स टू 2y, 3x इज इक्वल्स टू 2y। अच्छा, अब हम करते ऐसे हैं कि ये जो दूसरी इक्वेशन है ना जिसमें लिखा हुआ है 3x इज इक्वल्स टू 2y, अगर 3 सीधे हाथ पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2/3 या 2y/3। अब आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 4y माइनस 2/3y इज इक्वल्स टू 10। अब आप लोग कैलकुलेटर पे 4 में से माइनस करना 2 डिवाइडेड बाई 3, 4 में से माइनस करो 2 डिवाइडेड बाई 3, 3.333 समथिंग आ रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब यहां पे क्या बच गया? 3.33333y इज इक्वल्स टू 10। अब हम जो है ना, यहां पर सुन लो जरा गौर से, एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप ऐसे नहीं करना कि आप ये स्टेप सेल्फ सॉल्व किया तो आप यहां पे लिख दो 3.33y इज इक्वल्स टू 10। क्यों? इसलिए क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ का एरर फिर कैरी हो जाएगा। तो सर हम क्या करें? देखो, अकल अकल लड़ाओ। अगर यहाँ पर 3.33333y होगा इज इक्वल टू 10, 3.3333y इज इक्वल टू 10, तो वो 3.333 जो है वो राइट साइड पर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। आपके कैलकुलेटर पर जो वैल्यू आई है ना, आप उसी को यूज करो, 10 डिवाइडेड बाय आंसर। कैलकुलेटर पर एक आंसर का बटन होता है, वो आपका आंसर फीड कर लेता है। तो आप 10 डिवाइडेड बाय आंसर करो और मुझे y की वैल्यू बताओ। 3 आ रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना और आप इस स्टेप के बाद लिखते 3.33y इज इक्वल टू 10 और फिर 10 डिवाइडेड बाय 3.33 मैन्युअली करते, तो आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट ही नहीं आता, ऊंच नीच थोड़ा सा राउंड ऑफ होकर आता। समझ आई बात? तो आप कैलकुलेटर पर 4 में से 2/3 माइनस करोगे और फिर 10 डिवाइडेड बाय अपना आंसर कर दोगे, यानी कि वही प्रोसेस कर रहे हो लेकिन कहीं पर भी वैल्यू कैलकुलेटर की अपने रजिस्टर में नहीं लिख रहे हो ताकि कोई राउंडिंग ऑफ एरर ना हो। अब y की वैल्यू जब 3 आ गई तो x की वैल्यू कैसे आएगी? आप यहां पर y की जगह 3 डाल दो तो x कितना आएगा? 2/3 इंटू 3 इज 2 ना, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब x आ गया 2, y आ गया 3। उसने क्या पूछा था? x इंटू वाई की वैल्यू। तो x इंटू वाई का मतलब हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 6।
सही है, कोई मसला? कोई मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा, 1.21 में आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? 2.2 हमने किया था लास्ट क्लास में, हो गया सबसे? सबसे सॉल्व हो गया ना? सही है, तो 2.2 मैंने होमवर्क किया था, वो भी सबसे हो गया। अच्छा, 1.23 ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना होता है 2x, जिस तरह से हमने 1.17 किया था ना यार। 1.17 में दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया था? साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। इसी तरह से 1.23 में भी दो इक्वेशंस हैं जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। कर लोगे? हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, अब साइमल्टेनियस सॉल्व करने में जो है ना, आप सुन लो जरा, देखो आप 1.17 का लेक्चर देखोगे या 1.23 का लेक्चर देखोगे या और भी मुख्तलिफ लेक्चर्स देखोगे तो उसमें ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में 1.17 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा था, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। यहाँ पर भी हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, यानी कि हमने एक चीज से x इज इक्वल टू क्या है वो ढूंढा और फिर उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया। सही है, एक तो ये मैनुअल तरीका। एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना होगा। एग्जाम में आपके पास जो है वो 50 सवाल होंगे और सिर्फ 2 घंटे होंगे, 120 मिनट होंगे, उसमें से 50 सवाल आपको करने होंगे 100 मार्क्स के। टाइम कैसे बचेगा? टाइम बचाने के लिए जो है ना, ये जो 1.23 है या 1.17 है, इस तरह के जो सवाल हैं, या फिर आगे जाकर आप जो है वो कुछ और चीजें पढ़ोगे, शायद स्टैट्स में आपने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा हो, मीन पढ़ा हो, या आप आगे जाकर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें, सैम्पलिंग पढ़ोगे, हाइपोथेसिस पढ़ोगे। यहाँ पर आप जो है वो मैथ्स में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखोगे। तो उसके लिए आपकी कैलकुलेटर पर ग्रिप होनी चाहिए। कैलकुलेटर पर मीन, कैलकुलेटर पर स्टैंडर्ड डिविएशन, ये कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलेटर पर ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं, ये भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? अब उसके लिए जो है ना, आपने जो काम करना है वो ये है कि आपके पास जो कैलकुलेटर होना चाहिए ना, वो FX991ES+। आप लोग कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? ठीक है, FX991ES+ वाला कैलकुलेटर यूज करना, ये सबसे बेहतरीन है इस एग्जाम के लिए। आगे जो क्लासेस वाले मॉडल्स हैं वो पेपर में अलाउड नहीं है, और इससे जो पिछले मॉडल्स हैं उसमें जो है वो सारे फंक्शंस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कोशिश ये करना कि कैसियो का ही कैलकुलेटर खरीदो। क्यों? 500,000 रुपए महंगा होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो सस्ते वाले कैलकुलेटर होते हैं ना, उसमें छपा हुआ सब होता है, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाते हो ना तो आधी चीजें होती ही नहीं है। ठीक है, कभी हो सकता है किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, तो या तो अगर लो कोई और, तो फिर उसमें चेक कर लेना कि भाई सारी चीजें हैं या नहीं है। सही है, सारी चीजें हैं या सारी चीजें नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक 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 सेट ऑफ लेक्चर्स भेजूंगा, 6 होंगे टोटल, 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के, जिसमें आपकी कैलकुलेटर पर ग्रिप हो जाएगी। मतलब आप फिर जो है ना काफी चीजें कैलकुलेटर पर कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है वो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए भी लेक्चर भेज दूंगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर पे फोकस होकर एक एक की कैसे प्रेस करनी है, इस तरह से लेक्चर बना हुआ है, या मीन मीडियन मोड वगैरह के लिए लेक्चर बना हुआ है, जिसमें वो कैलकुलेटर पे फोकस कर जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं कैलकुलेटर दिखाऊंगा तो वो सही से सबको नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि उस पर कीज पे जो जो जहां जहां जैसे ऑप्शन में जाना है वो स्क्रीन पर बाकायदा प्रॉपरली सही से नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है ना इसको सीख लेना, कोशिश करना ये वाला कैलकुलेटर यूज करो। अदरवाइज एडमिसिबल कैलकुलेटर्स की लिस्ट है, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। नए वाले अलाउड नहीं है, वो यूज नहीं करना। आगे हम लोग एनपीवी आईआरआर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, उसमें से भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेटर पर होंगी, क्योंकि मसला ये है कि आपने 50 सवाल करने होंगे और सिर्फ आप लोगों के पास 2 घंटे होंगे। यहाँ पर मैं 1 हफ्ता देता हूँ और 15 सवाल देता हूँ,
तो वहां पर 2 घंटे होंगे और 50 सवाल करने होंगे। तो इतनी आपको पेश करनी होगी कि अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसका इक्वेशन वगैरह बनाने में ही आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लग सकते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में जो सवाल है, कुछ सवाल ऐसे होंगे ना जो सॉल्व करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। तो 120 मिनट में कितने पे 12 सवाल। आपके पास 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है, आप तो 10 मिनट में एक सवाल करते हो। तो अभी इस हिसाब से तो आप 100% पेपर सही कर लो, 100% सही कर लो। 12 में से कोई 12 सही कर ले तो भी वो पास नहीं होगा, 24 नंबर आएंगे। आपको 50 नंबर चाहिए, सही है ना। तो बात यह है कि आपको टाइम बहुत रिड्यूस करना है। ये जो अभी आपको 1 घंटे का लेक्चर देखने में 1 हफ्ता लग रहा है ना, आप जब सीए फाइनल पर आओगे तो वो 1.5 घंटे का लेक्चर आप 15 से 20 मिनट में देख रहे होगे। पोर्टल पर 2x भी नहीं, एंड में जिस तरह से C5 का सिलेबस होगा 4x पे देख रहे होगे आप, जो सच बात है, सही है। तो अभी भी आपको, आप चलो 2x पे देख लो, यानी कि 2 घंटे की क्लास है 1 घंटे में देख लो, ठीक है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये चीज दी है, हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, उसका कोई मकसद है ना। तो 2x 4x क्यों बनाया, सही है। तो आपने टाइम बचाना है, सही है। आपने ये सारी चीजें कवर करनी होंगी। अच्छा, 1.23 के बाद 1.24 हमने क्लास में करा है या नहीं करा, कर लिया, सही है भाई। 1.24 भी हमने क्लास में कर लिया था, है हुआ है ना। ये कहाँ से आते हैं लोग, हमारी क्लास में नहीं हुआ, सच में हुआ हुआ है। अच्छा, ये कौन लोग हैं, एक ही क्लास है, एक ही साथ सब पढ़ रहे हो चैप्टर 1 1.24 कर लिया था। अच्छा, 1.25 में होमवर्क दे रहा हूं, 1.25 होमवर्क। चलो 1.26 में करवा रहा हूं, 1.26 में करवा रहा हूं, ठीक है। 1.26 1.26 में लिखा हुआ है अ पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60, ठीक है। एक आयरन की रॉड का पीस है और उसकी जो कॉस्ट है ना वो 60 है, सही है। अच्छा, अब देखो हुआ क्या होगा कि x मीटर्स परचेज करे होंगे और दुकानदार ने बोला होगा कि y रुपीस पर मीटर इसकी कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर लेट से आपने आपने जो है ना वो 25 मीटर आयरन रॉड परचेज करी और दुकानदार ने बोला कि 1 मीटर 10 रुपए का है। आपने 25 मीटर आयरन रॉड परचेज करी और दुकानदार ने बोला कि 1 मीटर 10 रुपए का है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 250, सही है। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो 35 मीटर, मिसाल है, मिसाल एग्जाम्पल, सवाल में कहा है, सवाल में कहीं नहीं है, ठीक है। मिसाल है, आपने 35 मीटर आयरन रॉड परचेज करी और 1 मीटर जो है वो 20 रुपए का, तो खर्चा कितना होगा, 700, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर उसने बोला कि एक बंदे ने एक आयरन रॉड परचेज करी और उसका टोटल जो खर्चा वो 60 हुआ। वो आयरन रॉड कितने मीटर थी नहीं बताया, और उसके 1 मीटर की क्या कॉस्ट थी ये भी नहीं बताया। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने कहाँ बताया, उसने आगे अपना जुमला कंप्लीट किया। पहले शुरू के जुमले में देखो क्या लिखा हुआ है, पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60। उसने बोला कि एक आयरन रॉड है वो आपने परचेज करी और उसकी कॉस्ट जो है वो 60 थी। अब एज्यूम कर लो आपने x मीटर्स परचेज करा और 1 मीटर y रुपीस का था, y रुपीस पर मीटर। तो इसका मतलब जितने मीटर में परचेज करता हूं मल्टीप्लाइड बाय
रुपीस पर मीटर जो उसकी कॉस्ट होती है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल बिल आ जाएगा 60। जिस तरह से यहाँ पर था 25 मीटर परचेस किया, 10 रुपए का 1 मीटर है तो 25 इंटू 10 250 रुपए का पूरा आयरन रॉड का पीस पड़ा। 35 मीटर परचेस किया, 1 मीटर 20 रुपए का है तो 35 इंटू 20 यानी कि 700 रुपए का पूरा आयरन रॉड का पीस पड़ा। इसी तरह से यहाँ पर आपको नहीं पता कि कितने मीटर्स का आयरन रॉड का पीस था, आपने एज्यूम किया x। 1 मीटर कितने का था, आपने एज्यूम किया y। लेकिन आपको पता है कि x इंटू वाई यानी कि जितने मीटर है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई उसको करूंगा तो मेरा टोटल खर्चा 60 होगा। अभी ये बंदा है x मीटर रॉड परचेज कर रहा है, 1 मीटर y रुपीस का है तो इसका टोटल खर्चा 60 बन रहा है। सही है, ये शुरू के जुमले में मेंशन किया हुआ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है if the rod was 2 meter shorter, अगर 250 मीटर रॉड है तो 2 मीटर शॉर्टर का क्या मतलब है 248। अगर 350 मीटर की रॉड है 2 मीटर शॉर्टर क्या हुआ 348। अगर अभी x मीटर है रॉड तो 2 मीटर शॉर्टर का मतलब हुआ x माइनस 2। इफ दी रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर, अगर रॉड जो है वो 2 मीटर शॉर्ट होती, x के बजाय x माइनस 2 मीटर्स की होती, ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर, तो हर मीटर 1 रुपए महंगा मिलता। यानी कि अब 1 मीटर कितने का होता y+1 का, क्योंकि जब आप कम चीजें खरीदते हो दुकानदार कीमत बढ़ा देता है, ऐसा होता है ना होलसेल में। तो दुकानदार ने बोला होगा कि मिसाल के तौर पे तुम अगर मुझसे 25 मीटर रॉड खरीदोगे तो 1 मीटर में 12 का लगाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा खरीदोगे 26 मीटर 27 मीटर 28 मीटर तो 1 मीटर 11 का लगाऊंगा, है ना। तो अब मैंने बोला नहीं 26 नहीं, मुझे 25 मीटर रॉड चाहिए, यानी कि x नहीं, मुझे x माइनस 2 मीटर रॉड चाहिए। तो उसने बोला फिर मैं प्राइस जो है वो पर मीटर 11 नहीं लगाऊंगा बल्कि 12 लगाऊंगा, यानी कि मैं y नहीं लगाऊंगा, फिर y+1 लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, x माइनस 2 और y+1। अच्छा, उसके बाद पे लिखा हुआ है कि द कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, जो कॉस्ट होगी वो अनचेंज्ड होगी। यानी कि इस केस में भी अगर ये नए वाला मीटर मल्टीप्लाइड बाय नई वाली पर मीटर कॉस्ट, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 60 आएगा। ठीक है, तो भी आंसर 60 आएगा। इसने बोला द लेंथ ऑफ द रॉड, द लेंथ ऑफ द रॉड का मतलब क्या है, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, द लेंथ ऑफ द रॉड यानी कि मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अगर दूसरा वाला ये जो इक्वेशन बनाया है इसको एक्सपैंड करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय y एक्स वाई, x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x माइनस 2 इंटू वाई और माइनस 2 इंटू +1 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अच्छा x इंटू वाई कितना है 60, और x इंटू वाई 60 है, और दूसरी चीज y जो है ना वो कितना है 60 ओवर, अगर x इंटू वाई 60 है तो y जो है वो 60 ओवर x होगा। इसको और इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इंटू वाई 60 है यानी कि ये कितना लिख सकते हैं हम 60 प्लस x माइनस 2, अच्छा y की जगह क्या लिख सकते हैं 60 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके पास यहां पर ये जो 60 है राइट साइड पर आएगा, प्लस 60 में से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 120 ओवर x इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही है कि बुक में, ठीक है, x माइनस 120 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 60 और 60 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 2 ये वाला जो था ये 60 से मल्टीप्लाई हुआ। सही है, अब क्या करें, अब देखो हमेशा एक बात याद रखना
कि मैथ्स का एक रूल है कि आप इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को किसी भी चीज से, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, या दोनों साइड्स पर सेम नंबर को ऐड, या दोनों साइड्स पर सेम नंबर को माइनस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह कि जब हम डिनोमिनेटर में कोई अननोन देखते हैं ना तो उलझन होती है, तो हम डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकते हैं? 120 ओवर एक्स को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगे डिनोमिनेटर का एक्स हट जाए, एक्स। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड्स को इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट हैंड साइड, दोनों साइड की हर टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ये एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, -120 ओवर एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना तो -120 रह जाएगा। फिर -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, और जब x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये आपके पास ये जो इक्वेशन बनकर आई है ना, ये जो इक्वेशन बनकर आई है, इसमें x की पावर 2 तक जा रही है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। x की जो पावर है वो 2 तक जा रही है, x की जो पावर है वो 2 तक जा रही है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आप यहां तक कॉपी कर कर और फिर यहां पर चैप्टर 2 लिख लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना और उसकी डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 में। बहरहाल आपको जो डेटा था, जो आपके पास सवाल दिया हुआ था, उसको आपने मैथमेटिकली एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जिस तरह से पहले भी एक सवाल जो है उसमें मैंने आपको रेफरेंस दिया था ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, पावर 2 तक जा रही है, चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस हुए हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो तब हम वहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अदरवाइज कॉपी कर दो। देखो कौन सा वाला बताओ, ये समझ में आ गया? यहां से बता दूं, ये क्लियर है? टिक कर दो उसको। देखो उसने उसने ये बोला था कि अगर रॉड की लेंथ 2 मीटर कम होगी, यानी कि अभी कितनी है, तो 2 मीटर कम का मतलब क्या है, x-2। तो मैं फी मीटर y रुपीज नहीं लूंगा, फी मीटर में y जमा 1 ये रुपए लूंगा। ये समझ में आया? फिर उसने ये भी लिखा कि अब ये जो नई क्वांटिटी है, ये जो नई क्वांटिटी है और ये जो नई प्राइस है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर उतना ही आता था जितना पहले आता था। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला आंसर भी 60 ही होगा। आया ये समझ? ठीक है, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई, एक्स वाई, फिर x इंटू +1 प्लस x, फिर -2 इंटू वाई, -2y, और फिर -2 इंटू +1 -2। ये आगे समझ? उसके बाद हमने क्या किया, देखो हमें पहली इक्वेशन से ये पता था ना कि x इंटू वाई किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो ये जो x इंटू वाई है इसकी जगह 60 लिख दिया। सही है ना, लिख सकते हैं ना, x इंटू वाई जो है वो 60 के बराबर है। तो जहां पर भी दूसरी इक्वेशन में x इंटू वाई नजर आ रहा है उसकी जगह हम 60 लिख सकते हैं, वो इक्वल है। दूसरी बात, हमें यहां से ये पता था कि x इंटू वाई 60 है। अगर y को लेफ्ट साइड पे रहने दो और x को राइट साइड पर ले आओ, तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय x, xy इज इक्वल्स टू 60। ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहां पर आएगा डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो हमने क्या किया कि भाई एक्स वाई की जगह 60 लिखा, ये वाला x एज इट इज लिख दिया, ये -2 एज इट इज लिख दिया, y जो है y की जगह 60 डिवाइडेड बाय x लिख दिया, -2 एज इट इज लिख दिया, 60 एज इट इज लिख दिया। सही है, ये स्टेप भी सही है। क्या हो गया बताओ, कोई मसला है तो?
जैसे वहां बनाई आपने y = 60 upon x, ये कैसे पता लगेगा कि हमें ये? अच्छा, अब देखो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था कि जो रॉड है उसकी कितनी लेंथ होगी? आखिर में देखो ना क्या लिखा है उसने, द लेंथ ऑफ द रॉड इज, और नीचे ABCD, यानी कि वो क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, यानी कि x पूछ रहा है या y पूछ रहा है? x पूछ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार मुझे देखो x की वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आई ना, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे किसी तरह से तब्दील करूं कि इक्वेशन में से y चले जाए। सही है ना। अब y कैसे जाएगा? y ऐसे ही जाएगा ना कि मैं y = 60/x लिखकर y की जगह 60/x लिख दूं। सही है। और ये वाला xy कैसे जाएगा? ये तो मुझे पता है ये 60 के बराबर है, तो इसकी जगह 60 लिख दूं। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक चीज अननोन रह जाएगी, वो है x की वैल्यू, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। मुझे y को हटाना था इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही x उसने पूछा था, यानी कि उसने ये जो मीटर्स में लेंथ है ये पूछी थी। सही है। इसके बाद फिर हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 60 और ये 60 दोनों साइड पर इक्वल वैल्यूज होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। या तुम ये भी सोच सकते हो ये प्लस का 60 है, राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का 60 होगा, 60 में से 60 माइनस होगा तो 0 रह जाएगा। सही है। फिर x की जगह x लिख दिया। उसके बाद ये -2 जब 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो -120, और ये नीचे डिनोमिनेटर में x आ गया। ठीक है, -2 एज इट इज आ गया। यहां तक पहुंच गए हो? सही है। इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमें x की वैल्यू ढूंढनी है ना। हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स को हटाया जाए। तो मैंने ये देखा यार ये x तो सही है, ये 2 भी सही है, ये 0 भी सही है, लेकिन यहां पर 120 डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है। इस x को कैसे हटाऊं? इस x को हटाने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं 120/x को x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये कैंसिल होकर हट जाएगा। लेकिन मैथ्स का रूल ये है कि अगर तुम इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, और इसको भी इक्वल्स टू की राइट साइड वाली साइड को भी करोगे। तो मैंने हर टर्म को x से मल्टीप्लाई किया। ऐसा नहीं कर सकते एकदम से एक नंबर इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। आप x से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 120/x का ये डिनोमिनेटर वाला x हटाने के लिए दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई किया। या सीधी बात है, जो चीज डिनोमिनेटर में हो ना उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को तो वो हट जाएगी। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये x इंटू x² हो गया, -120/x जो है वो सिर्फ -120 रह गया, ये -2 जो है वो -2x हो गया, और 0 से x मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रह गया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की पावर 2 तक आ रही है, जो हम चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व करना सीखेंगे। यहां तक समझ आया? अगर किसी ने इंटर मैट्रिक वगैरह में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं तो वो इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना। बल्कि चलो मैं करवा दूं, यहीं पर करवा देता हूं। चलो एक सिंपल सा इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं, इतने इस हद तक कर लेते हैं कि ये सवाल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 2 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे जिसकी जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। अभी फिल वक्त एक तरीका हम यूज कर लेते हैं, और वो ये एक तरीका है x = -b ± √b² -4ac/2। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है ना जहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है, इसको अगर तुम इससे कंपेयर करो ना तो तुमने सबसे पहले x² वाली टर्म लिखनी है, फिर ये bx लिखा ना, bx x वाली टर्म लिखनी है, -120 नहीं लिखना।
क्या लिख रहे हैं? -2x। और फिर वो वाली टर्म लिखनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, -120 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज लिखी है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ मैंने सीक्वेंसिंग क्या की है, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म। अच्छा, अगर x² के साथ कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है। यानी कि x² का मतलब होता है 1x²। अब इसको इससे कंपेयर कर कर मैं ये कह सकता हूं a कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है -120। a b और c की वैल्यू जो है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट इन करो। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन, ये चैप्टर 2 का है। कितने लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तुमने? 2 लोग, सिर्फ 2 ही लोग हैं ऐसे? नहीं, 2 लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो तुम कहां से आए हो? ओ लेवल में मैथ्स तो किया है ना? अच्छा, एक्सपेक्टेड ग्रेड से। और तुम्हारा इंटरमीडिएट किया है तुमने या नहीं किया? इंटर किया है, कहां से किया है? बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैट्रिक, मैट्रिक में है ये चैप्टर 8 है। ये देखो, मतलब मैट्रिक में भी है, कॉमर्स में भी, साइंस में भी, इंजीनियरिंग में, हर जगह है कहीं ना कहीं। मिड टर्म ब्रेक होकर ना, मैंने यहाँ पर बोला ना कि जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना, तो उसमें इस सवाल को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मिड टर्म को ब्रेक करना, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कर सॉल्व करना, ये 2-3 तरीके हैं, वो पढ़ेंगे। तो फिर चैप्टर 2 ही पूरा करवाना पड़ेगा मुझे। मैंने ये कहा अभी एक तरीका सीख लो, फिर चैप्टर 2 में सीख लेंगे ना। मैं तो यहीं पर पॉज कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक तरीके से मैं इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा। देखो, जनरल, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। आपने ए को, पहली टर्म को x² से कंपेयर किया, दूसरी टर्म को कंपेयर किया, और ए बी और सी की वैल्यूज लिखी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना फॉर्मूले वाले तरीके में। अब बताओ, इसको सॉल्व अगर करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा 2। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 480, 480 और 484, नीचे आ गया 2, ठीक है। अब ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अच्छा रूट ऑफ 484 कितना है, सॉरी 22 अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया कि या तो x जो है ना वो 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 24/2 यानी कि 12 के बराबर होगा, या फिर x जो है ना वो 2 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -10 के बराबर होगा। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर 12 होगा। क्यों? क्योंकि x क्या था हमारे हिसाब से, मीटर या लेंथ थी रॉड की, और लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम x इज इक्वल टू 12 वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 12 वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर y भी ढूंढ लें, हमें ये पता है ना y किसके बराबर है, 60/x के। अगर y जो है वो 60/x के बराबर है, तो 60/12 कितना आया, 5, ठीक है। देखो 12 है आंसर, सही है।
अब देखो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि उसने ये बोला था दुकानदार ने कि अगर तुम 12 मीटर रॉड परचेज करोगे तो फी मीटर 5 का, टोटल खर्चा 60। फिर उसने क्या बोला था, अगर 2 मीटर कम परचेज करोगे यानी कि 12 के बजाय 10 मीटर परचेज करोगे तो मैं अब हर मीटर 5 का नहीं दूंगा बल्कि 1 रुपए ज्यादा यानी कि 6 का दूंगा, तो टोटल खर्चा इस केस में भी सेम बनेगा। सही है, करो कॉपी। कॉपी दो। कर लिया कॉपी? खुर्रम, तीसरी बार पढ़ रहे हो यार, बस अब तो खामोश बैठो। साल हो गया तुम्हें पीआरसी में। यहाँ आगे आ जाओ, बुला लो। ये वाला देखो, एक्स और वाई की वैल्यूज तो 12 और 5 आ गई। उस दुकानदार ने ये बोला था ना कि अगर तुम 12 के बजाय x-2 यानी कि 10 मीटर अगर तुम रॉड परचेज करोगे तो 1 मीटर में तुम्हें y+1 यानी कि मैं 5 के बजाय 6 का दूंगा। मिटा दूं? ठीक है, मिटा दूं? अच्छा, 1.2728 आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है? 29 पर आ जाओ, 29 देख लेते हैं। 1.29 में लिखा हुआ है, करवा दिया था। करवा दिया था, कमाल है, करवा दिया था। पीडीएफ या यहाँ पर करवाया है क्लास में? करवाया नहीं है ना? सही है। अच्छा, अब आखिरी पेज पर आ जाओ, ये काम करो, 1.34 पर आओ। 1.34, y is equals to 3x plus c is the equation of a straight line. The line passes through the point 2 comma 11. Determine value of y intercept. हो गया, सबसे सॉल्व हो गया। 1.35 ये भी करवा दिया था या होमवर्क में दिया था?
1.36 1.36 ये नहीं हुआ ना? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 28 and when added together the result is 11. Find the integers. देखो बोलते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है ना वो 28 है। प्रोडक्ट 28 का मतलब ये है कि जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 28 आता है। एज्यूम कर लो पहला इंटीजर x है और दूसरा y है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 28 आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 28, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, एज्यूम कर लो x है और y है। सवाल ये बोलते हैं जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय y करते हो तो आपका आंसर 28 आता है। सही है। और दूसरी चीज क्या लिख रहा है, एंड व्हेन एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज 11। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो यानी कि x प्लस y करते हो तो आंसर 11 आता है। दोनों को ऐड करते हो तो आंसर 11 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आंसर 28 आता है। दोनों को ऐड करते हो आंसर 11 आता है। फिर वो सवाल ये पूछता है आपसे फाइंड द इंटीजर्स। सही है। अच्छा अब अगेन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। दूसरा आसान तरीका ये कि आपके पास ABCD 4 ऑप्शंस है, उसमें से देख लो। देखो A जो है वो क्या है 2 और 14, ऐड करूंगा तो क्या 11 आएगा? नहीं। फिर है 4 और 7, 4 और 7 को अगर ऐड करता हूं तो 11 भी आता है, और 4 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 28 भी आ रहा है। तो इसका मतलब 1.36 का आंसर बी है। ठीक है। 1.37 करवा दिया था? नहीं करवाया? फर्स्ट क्लास में करवाया, फर्स्ट क्लास में करवाया था। करवाया था ना? टेस्ट दिया था। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो मैं करवा देता हूँ 2 मिनट। अच्छा भाई अच्छा, चलो मैं करवा देता हूँ। 1.37 में रेस्टोरेंट सेल्स फ्राइज फॉर ₹120, burgers for ₹200, sandwich 250. If the profit on fries is 1/3 of its selling price, फ्राइज पर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑन फ्राइज, प्रॉफिट ऑन फ्राइज जो है उसकी सेलिंग प्राइस का 1/3 है, यानी कि 120 सेलिंग प्राइस है, उसका 1/3 40 रुपए। प्रॉफिट ऑन बर्गर इज ₹60 मोर देन द प्रॉफिट ऑन फ्राइज। प्रॉफिट ऑन बर्गर, बर्गर पर प्रॉफिट कितना है? फ्राइज से 60 ज्यादा, यानी कि 40 जमा 60 यानी कि 100 रुपए। उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सैंडविच इज 125% ऑफ प्रॉफिट ऑन बर्गर्स। प्रॉफिट ऑन सैंडविच वो होगा 100 का 125%, 125। फिर उसका सवाल ये है कि व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ 5 फ्राइज, 5 चिप्स 40 रुपए के प्रॉफिट वाले, 10 बर्गर्स 10 बर्गर 100 रुपए के प्रॉफिट वाले, और 15 सैंडविचेस 125 रुपए के प्रॉफिट वाले। कितना बनता है? 3075। ठीक है। 1.38 डिटरमाइन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 1,7 एंड 2,11। एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन 1,7 से और 2,11 से गुजरती है। इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ। स्ट्रेट लाइन 1,7 से गुजरती है और 2,10 से गुजरती है। पहले तो इसका m बताओ। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 3/1। ये m आ गया। जब हमारे पास m आ गया तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो इक्वेशन होती है वो बन जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस c। फिर c कैसे ढूंढेंगे? c ढूंढने के लिए आप कोई भी एक पॉइंट इस इक्वेशन में पुट इन कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल 1,7 इसमें पुट इन करते हो यानी कि y की जगह 7 लिख देते हो और x की जगह 1 लिख देते हो तो c कितना आता है? 4। ठीक है।
C4 आ गया, यानी कि जो y इंटरसेप्ट है वो 4 है। y इंटरसेप्ट जब 4 आ गया तो पूरी इक्वेशन क्या बन गई? जब आपके पास y इंटरसेप्ट जो है वो 4 आ गया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है यहां तक? अब उससे पूछा क्या है? x इंटरसेप्ट। ये लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी या डाउनवर्ड? अपवर्ड, क्योंकि m पॉजिटिव है। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 4 है, यानी कि ये 0,4 से गुजरती हुई इस तरह से ऊपर जाती हुई लाइन होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। इसने कौन सा इंटरसेप्ट पूछा? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जहां पर ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करती है, या x एक्सिस पर y कितना होता है? x एक्सिस पर y होता है 0। तो x अगर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? y की जगह 0 डालते हैं, ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 3/x, -4/3 इज इक्वल टू x। तो आपका जो x इंटरसेप्ट होगा वो होगा -4/3, 0। आ रहा है आंसर इसमें से कोई? ठीक है, फिर रिपीट कर दूं। देखो इसमें आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए थे, 1,7 और 2,10। 1,7 और 2,10 दो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए थे। आपने सबसे पहले तो m ढूंढा। पहली दूसरी क्लास में m या ग्रेडियंट ढूंढना सिखाया था। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, आपका m आ गया 3, ये आपका ग्रेडियंट है। आपकी जनरल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होती है, उसमें आपने m की जगह 3 डाल दिया क्योंकि ये आपको वैल्यू मिल गई है। c कैसे ढूंढते हैं? c ढूंढने के लिए आप या तो 1,7 या तो 2,10 कोई भी एक पेयर ऑफ पॉइंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1,7 में यूज करता हूं तो y की जगह 7 और x की जगह 1 लिखूंगा तो c आ जाएगा। मैं ऐसा भी कर सकता था कि y की जगह 10 और x की जगह 2 लिखूं, c आ गया 4। जब c4 आ गया तो लाइन की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। जब लाइन की इक्वेशन बन गई उसके बाद मैंने ग्राफ भी देख लिया कि भाई ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 4 पर होगा, इसका कोई x इंटरसेप्ट भी होगा, यानी कि ये लाइन कहीं पर x एक्सिस को भी कट कर रही होगी। y एक्सिस पर x0 होता है, x एक्सिस पर y0। तो अगर मुझे x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो यहाँ पर y जो है वो 0 होगा। अब y 0 होगा तो x अगर ढूंढना है तो हम y की जगह 0 पुट इन कर उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4/3 आ रही है। ठीक है भाई, 1.39। 1.39। हाँ, ये नजर नहीं आ रहा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मिटा दो उसको, मिटा दूं? 1.39।
A person buys 20 units of a product for rupees 950 in total. This includes discount of 5% which is applicable if more than 10 units are purchased. Compute cost per unit if 5 units are purchased. पहले तो देखो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. मैं एक जगह पे यूनिट लिखता हूं, एक जगह पर कॉस्ट पर यूनिट लिखता हूं और एक जगह पर टोटल कॉस्ट लिखता हूं. देखो एज्यूम कर लो कि एक दुकानदार के पास तुम गए और तुमने उसको ये बोला कि भाई मुझे किसी भी प्रोडक्ट है, कोई चीज है, उसके मुझे 5 यूनिट्स चाहिए. ठीक है, 5 चीजें खरीदनी है. उसने बोला एक की कीमत जो है ना वो 200 रुपए होगी. एक की कीमत 200 रुपए होगी. तो मुझे बताओ कि तुम्हारा टोटल खर्चा कितना होगा? 1000 रुपए होगा. 5 चीजें खरीदी हैं तुमने, एक चीज 200 रुपए की है, तो 5 चीजें 200 रुपए के हिसाब से टोटल 1000 रुपए की हो गई. सही है. अच्छा, अब इसने तुम्हें ये बोला कि लेट से तुम अगली बार गए, तुमने बोला इसी प्रोडक्ट के मुझे जो है ना वो 12 यूनिट चाहिए. ठीक है, दुकानदार ने बोला सही है, तुम्हें 12 यूनिट चाहिए ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दूंगा, 5% का डिस्काउंट दूंगा. तो अगर दुकानदार 5% का डिस्काउंट देगा तो अब 200 वाली चीज कितने की पड़ेगी? अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो ना कि अगर लेट से दुकानदार मुझे ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दूंगा, अगर दुकानदार ये बोलता है कि मैं तुम्हें अब 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो इसका मतलब ये कि अब ये चीज 200 की नहीं होगी बल्कि 200 माइनस 200 का 5%. कितना आता है? 190. यानी कि एक चीज आपको 190 की मिलेगी, तो 12 चीजें कितनी की हुई? 2280. ये बात समझ गए हो? तो अगर मुझे डिस्काउंट के बाद की वैल्यू ढूंढनी होती है ना कभी, तो मैं डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू में से जितना डिस्काउंट मिल रहा है, मिसाल के तौर पे 5% मिल रहा है, तो 200 का 5% लेकर माइनस कर दूंगा तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू मिल जाएगी. एक तरीका ये होता है डिस्काउंट वाली वैल्यू को ढूंढने का. ठीक है. दूसरा तरीका डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ढूंढने का ये होता है कि अगर डिस्काउंट से पहले वाली चीज 200 है, यानी कि दुकानदार तुमसे 100% कॉस्ट ले रहा है, जब वो 5% का डिस्काउंट देगा, जब वो 5% का डिस्काउंट देगा तो उसका मतलब वो 100% कॉस्ट नहीं ले रहा होगा. अभी तो अगर 200 की कोई चीज है और 100% कॉस्ट ले रहा है तो 200 बन रहा है. अब वो तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि वो तुमसे कितनी कॉस्ट ले रहा है? तो 200 का 95% लो, 190. ये दूसरा तरीका होता है. ठीक है, इसमें भी आपको आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू पता चल गई. कोई आपको बोले 5% का डिस्काउंट है, तो जो कीमत है उसका 95% ले लो, या जो कीमत है उसमें से उसी कीमत का 5% माइनस कर दो. बात समझ में आई? ठीक है ना. तो यहां पर क्या था, लेट से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि 5 यूनिट्स खरीद रहे हो, 1 यूनिट 200 का है, तो टोटल खर्चा 1000 होगा. आप उसके पास गए, उसको बोला गया यार नहीं यार मैं 5 नहीं बल्कि 12 चीजें खरीदूंगा, तुम डिस्काउंट दो. उसने बोला ठीक है 5% डिस्काउंट. तो अब वो 200 वाली एक चीज 190 की पड़ेगी और टोटल जो कॉस्ट होगी वो 2280 की होगी. सही है. डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू माइनस डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू का 5% से माइनस कर दो, या फिर जब डिस्काउंट बंदा नहीं दे रहा, यूं सोचो वो 100% पैसे मांग रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो 5% पैसे कम मांग रहा है, तो टोटल के 95% मांग रहा है, तो इस तरह से भी ये डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी. बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं. मैं बोलूं तुम्हें यार एक चीज है जो मुझे 190 रुपए पर यूनिट की मिली है, एक चीज है जो मुझे 190 रुपए पर यूनिट की मिली है,
एक चीज है जो मुझे 190 रुपए पर यूनिट की मिली है क्योंकि मैंने बल्क में परचेज करी थी, और ये चीज जो है ना ये 5% के डिस्काउंट के बाद है। ये 190 रुपए वाली वैल्यू 5% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, मैं ये भी तुम्हें बता दूं। और तुमसे ये पूछो कि बताओ अगर मैं डिस्काउंट नहीं लेता, बताओ मैं बल्क में परचेज नहीं करता, तो ये चीज कितने की पड़ती? तो क्या मैं ऐसा करता है 190 रुपए की ये चीज पड़ी है, 5% का डिस्काउंट है, तो 190 का 5% ले लूं और ऐड कर दूं? नहीं। करके देखो, 190 प्लस 190 का 5% लो, क्या बनता है? 200। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज जो है वो 5% कम हुई तो हमने 95% ले लिया, अब उसी को 5% से बढ़ाना है तो हमने जो है वो उसी में उसका 5% ऐड कर दिया। भाई तुम ये सोचो ना, तुम्हें जो डिस्काउंट मिल रहा था ना, ओरिजिनल प्राइस का 5% मिल रहा था, 200 का 5% डिस्काउंट था, डिस्काउंट 190 का 5% थोड़ी था। 190 का 5% तो थोड़ा सा कम बनेगा ना, 200 का 5% थोड़ा ज्यादा बन, 200 का 5% 10 रुपए बन रहा है, 190 का 5% जो है वो 10 रुपए थोड़ी बनेगा। वो कितना बन रहा है? 199.5 यानी 9.5 बन रहा है। तो ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार ये 190 जो है ना, ये 190 जो है ये डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है ना, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस का 95% है, ओरिजिनल प्राइस का 95% है। अगर मुझे बिफोर डिस्काउंट वैल्यू ढूंढनी है ना, तो आप 190 को 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ये तरीका यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो 190 है, ये तुम कह लो कि ओरिजिनल अगर 100 चीजें थी तो उसका 95 हिस्सा है, तो आप 190 के 95 हिस्से करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, अब तुम 200 पे पहुंच जाओगे, अब तुम 200 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? सही है। अब इस सवाल में हमें उसने क्या कहा है, इस सवाल में उसने हमें ये कहा है, a person buys 20 units of a product for rupees 950 in total। एक बंदे ने 20 चीजें खरीदी, एक बंदे ने 20 चीजें खरीदी यानी कि यूनिट्स, और वो 20 चीजें कितने की मिली इसको? वो 950 की कॉस्ट पर यूनिट है या टोटल कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक बंदे ने 20 चीजें खरीदी, ये 20 चीजें कुल मिलाकर टोटल उसको 950 रुपीज की पड़ी है। ठीक है, क्या मैं ये मालूम कर सकता हूँ एक चीज उसको कितने की पड़ी? 950 डिवाइडेड बाई 20 से ना, कितना? 47.5। कैसे भाई? अगर 1000 की 5 चीजें तो एक चीज 200 की है, कैसे 1000 डिवाइडेड बाय 5 200? अगर 2280 की 12 चीजें तो 2280 डिवाइडेड बाय 12 190। इसी तरह से अगर 950 की 20 चीजें हैं तो एक चीज 47.5 की है। उसने लिखा पर्सन बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज 950 इन टोटल, दिस इंक्लूड्स डिस्काउंट ऑफ 5% व्हिच इज एप्लीकेबल इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर परचेज्ड। ये डिस्काउंट के बाद है, और डिस्काउंट मिलता कब है? जब 10 से ज्यादा चीजें खरीदते, तो हमने तो 20 खरीदी थी ना, तो हमें डिस्काउंट मिला था। वो बोलते हैं कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट इफ 5 यूनिट्स आर परचेज। अगर 5 चीजें खरीदता तो एक चीज कितने की पड़ती? अच्छा, अगर मैं देखो 5 चीजें खरीदता ना तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता, और डिस्काउंट नहीं मिलता तो 47.5 की एक चीज होती, उससे महंगी होती है या सस्ती होती? उससे महंगी होती। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ऑप्शन बी हो सकता है क्या? ऑप्शन बी हो सकता है, सस्ती तो नहीं हो सकती। अच्छा, महंगी कैसे करें? 47.5 5% डिस्काउंट के ये वाला तरीका यूज करेंगे। कितना होता है? 50। डिस्काउंट से पहले एक चीज 50 रुपए की होगी। हाँ, लिखा है ना सवाल में, होता है ऐसा होता है।
5% डिस्काउंट के बाद है, यानी कि ये 190 95 हिस्से हैं। मुझे इसको अगर ग्रॉस अप करना है यानी कि 100 हिस्सों पे लेकर जाना है, तो मैं आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू को 95 से डिवाइड करूंगा। 95 क्यों? 5% का डिस्काउंट है तो 100 वाली चीज 95 में मिली थी, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्री डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगी। यही लॉजिक यहां पर अप्लाई हुई है। 47.5 आफ्टर डिस्काउंट है, इसमें से डिस्काउंट अगर रिवर्स करना है तो 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है। 1.40, a father gives his son certain amount of pocket money every week. Son saves 30% of amount and spends the rest. यानी कि रेस्ट कितना हुआ? 70%। ठीक है। With spending on Saturday and Sunday being twice, then what is spent on other days of the week? If total savings in the week are rupees 420, how much is spent each Saturday? इसको मिटा दूं? देखो, a father gives his son certain amount of pocket money every week. Son saves 30% of amount. ठीक है। अगर लेट से इसको 100% पैसे मिलते हैं ना, तो उसके ये दो हिस्से करता है। एक इसकी सेविंग होती है और एक स्पेंडिंग होती है। सेविंग कितना परसेंट है? 30% है। तो खर्च कितने करता होगा? 70%। ठीक है। जितना मिलता होगा, जो टोटल होगा, टोटल का 30% सेव कर लेता है और टोटल का 70% खर्च कर देता है। A father gives his son certain amount of pocket money every week. Son saves 30% of amount and spends the rest, और बाकी वो खर्च कर देता है। With spending on Saturday and Sunday being twice, then what is spent on other days of the week? अच्छा देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एज्यूम कर लो मंडे वाले दिन वो ₹X खर्च करता है, ट्यूसडे वाले दिन ₹X। ठीक है ना। अब मुझे बताओ सैटरडे और संडे कितना खर्च होता होगा? ट्वाइस। यानी कि इन टर्म्स ऑफ एक्स पूरे हफ्ते में कितने ही खर्चा करता है? टोटल स्पेंडिंग 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है। उससे लिखा था कि सैटरडे और संडे का खर्चा आम दूसरे दिनों से डबल होता है। ठीक है। इफ टोटल सेविंग्स इन द वीक आर ₹420, ये जो सेविंग्स है इसकी, ये 420 है। हाउ मच इज स्पेंड ऑन ईच सैटरडे? अच्छा, ये जो सेविंग्स आई है ना 420, ये कैसे आई होंगी? जो इसको टोटल पैसे मिलते होंगे ना, उसका 30% जो है इसकी सेविंग्स होती है। अब टोटल कितने पैसे मिलते होंगे ये नहीं मालूम, लेकिन उसका 30% अगर लें तो बनना चाहिए 420। इसका मतलब ये टोटल 420 डिवाइडेड बाई 30% करो। इसका मतलब इसको 1400 रुपीज पर वीक मिलते होंगे, जिसमें से 30% यानी कि 420 जो है वो सेव करता है, और 70% उड़ा देता है, स्पेंड करता है। टोटल का 70% क्या है? स्पेंडिंग। अब हमें टोटल पता है कितना है? 1400 का 70% कितना बनता है? 980। ठीक है, ये अमाउंट ये खर्च करता होगा, ऐसा है। अच्छा सर, क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते थे? सुनना जरा गौर से, एक शॉर्टकट सुन लो। अगर टोटल 100 है तो बचाता कितना है? 30। खर्च कितना करता है? 70। आपको क्या पता था? 420 30 हिस्से हैं, 70 हिस्से हैं या 100 हिस्से हैं? 30 हिस्से। आप क्या करो, 420 जो है वो 30 हिस्सों के बराबर है।
तो आप इसको 30 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। खर्च करता है 70 हिस्से, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये शॉर्टकट। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये शॉर्टकट्स डेवलप करने होंगे ताकि आपके सवाल टाइम पर सॉल्व हो। नहीं नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो हमने ये देखा है कि कितना इसने खर्च किया होगा। जो खर्च किया है ना, वो ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तो लंबा तरीका है कि पहले हम सोचे अच्छा जो टोटल था उसका 30% सेव करता था, तो टोटल का 30% 420 होना चाहिए, तो टोटल जो है वो 1400 होना चाहिए। फिर जो टोटल था उसका 70% ये सेव करता है, तो 1400 का 70% इसका सॉरी स्पेंड करता है, वो स्पेंडिंग 980 होनी चाहिए। एक ये तरीका है 4-5 स्टेप्स का। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, समझाने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा करोगे तो वापस आओगे, अगले महीने पेपर दोगे। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। ये वाला सवाल आपको मुश्किल से 15 सेकेंड 10 सेकेंड में सॉल्व करना होगा, ताकि कोई सवाल अगर 5-10 मिनट वाला है तो उसके लिए टाइम हो। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप ये लॉजिक यूज करोगे कि यार अगर 100 होते हैं तो 30 सेव करता है और 70 खर्च करता है। इसका मतलब ये जो 420 मुझे दिया हुआ है ये 30 हिस्से हैं रेशियोज के हिसाब से। तो 420 को 30 से क्यों डिवाइड किया सर? एक हिस्से की वैल्यू ढूंढने के लिए। 70 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक हिस्से की जो वैल्यू आ गई उसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा 70 हिस्से कितने हैं जो ये खर्च करता है, तो 920 आएगा। अच्छा, अगर सर शॉर्टकट मेथड से मुझे ये मालूम करना होता टोटल पॉकेट मनी कितनी मिलती है, तो मैं 420 को 30 से डिवाइड करता, कितने हिस्से की वैल्यू आती? एक हिस्से की। मल्टीप्लाई किससे करता? 100 से। तुम चेक कर लो, 420 को 30 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली 1400 पे पहुंचोगे। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ना कि भाई ये खर्च कितने करता है टोटल? 980। इन टर्म्स ऑफ एलजेब्रा 9x इज इक्वल्स टू 980। x कितना आएगा? ये हमने ढूंढ लिया था ना यहाँ से, 108.8889। हमने ये ढूंढा था ना, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को इक्वल अमाउंट x रुपीज स्पेंड करता है डेली, सैटरडे संडे को ट्वाइस। सवाल में लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू है, ये भी फाइनल आंसर नहीं है। इसका मतलब ये कि मंडे को इसका खर्चा होता होगा 108.89, ट्यूसडे को 108.89, वेडनेसडे 108.89, थर्सडे 108.89, फ्राइडे 108.89, सैटरडे के लिए 108.89 को 2 से मल्टीप्लाई 217.78, 217.78। हमारा आंसर 217.78 होगा, क्योंकि उसने ये पूछा था कि सैटरडे संडे को कितना खर्चा करता होगा। बताओ भाई, कोई मसला? देखो उसने लिखा था ना, टोटल का जितने पैसे मिलते हैं उसका 30% वो बचा लेता है, तो मैंने लिखा टोटल इंटू 30% इज इक्वल टू सेविंग। अच्छा, सवाल में ये लिखा हुआ था सेविंग कितनी है, ये 420 दिया हुआ था, बचत जो करता है वो 420 है, तो मैं टोटल का 30% लूंगा तो 420 आना चाहिए, ये मुझे पता चल गया ना। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे टोटल आ जाएगा 1400। 30% जो है लेफ्ट साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा ना, टोटल 420 डिवाइडेड बाई 30%, है ना, तो ये 1400 आ रहा होगा। 1400 जो रुपए, इसको 1400 रुपए जो मिलते हैं, इसका अगर 30% लोगे ना तो 420 आएगा जो ये बचा लेता है, और अगर 1400 का 70% लोगे तो 980 बनता है जो ये खर्च कर देता है। ठीक है, अच्छा 1.41 स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ये हमने पहले करा हुआ है, बिल्कुल बेसिक सी बात है।
कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप 0 होता है. 1.42 द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन क्या होता है? 0,0. उस लाइन का स्लोप जो ओरिजिन से गुजरे एंड सच दैट एवरी कोऑर्डिनेट हैज इक्वल x एंड y वैल्यूज इज. एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से गुजरे और इस तरह से हो कि हर जगह पर उसकी x और y की वैल्यू जो है ना वो बराबर हो. ठीक है. अच्छा, अब इस सवाल में थोड़ा सा जो है ना, हाँ सही है, ठीक है, 1 होगा. देखो ओरिजिन ये है, ठीक है, लाइन है जो ओरिजिन से गुजरती है, यानी कि लाइन जो है वो 0,0 से गुजरती है. उसके बाद वो कहां से गुजरती है? हर उस पॉइंट से जहां पर एक्स वाई के बराबर होता है. इसका मतलब ये हो गया कि वो 1,1 से भी गुजरेगी, 3,3. तो इस तरह की लाइन होगी -1, -1, -1, -2, -2, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. अब आप अगर ग्रेडियंट ढूंढना चाहते हो कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. आई समझ में बात? तो आंसर होगा 1, यानी कि एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती हो और हर उस पॉइंट से गुजरती हो जहां पर x और y दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, उसका ग्रेडियंट जो होगा वो 1 होगा. सही है भाई. अब आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ. चैप्टर नंबर 1 के मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजे हैं, एक एक एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी मैंने ग्रुप पर भेजा है, पीडीएफ फाइल भी भेजी है. आप लोगों को पूरा एक हफ्ता इसको कवर करने के लिए भी मिला है. मैं आप लोगों को मज़ीद 3 दिन इसको कवर करने के लिए दे देता हूँ. फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी ले लो. ट्यूसडे वाले दिन चैप्टर नंबर 1 का आप लोगों का टेस्ट होगा. ठीक है. ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों की क्लासेस होती है ना. ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा. टेस्ट जो है वो पहला टेस्ट है, इसके आधे घंटे का होगा और उसमें 10 से 20 एमसीक्यूज आएंगे. अगर आपको 2 घंटे में 50 करने होते हैं तो 1 घंटे के तकरीबन 25 है, आधे घंटे के जो है वो तकरीबन आप समझ लो 15 एमसीक्यूज, 10 से 15 एमसीक्यूज दे दूंगा. ठीक है, 10 से 15 एमसीक्यूज होंगे. वो एमसीक्यूज इसी तरह के होंगे जिस तरह के सवाल जो है वो बुक में है या आपके एग्जाम्पल्स में है, लेकिन सेम नहीं होंगे. ठीक है. आप लोगों ने अब चैप्टर नंबर 1 अपने पार्ट में पूरा कवर करना होगा ताकि आप लोग जो है वो सब एक लेवल पर आ जाओ. ट्यूसडे वाले दिन तक काइंडली बुक की रीडिंग, ये जितने भी 42 क्वेश्चंस हैं ये दोबारा से सॉल्व कर लो. पिछले जो क्लास की 3, 4, 5 रिकॉर्डिंग्स है चैप्टर 1 की और जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स दी है वो सब कंप्लीट कर लो ट्यूसडे वाले दिन तक. हाँ बोलो. वो भी आएगा क्योंकि अब जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया बासित, हाँ जो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाना सिखा दिया, तो अब आपके पास वो वाले सवाल जो मैंने चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगा तब आएंगे बोला था, वो भी अब हो जाएंगे. ठीक है. अब आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 2 पर. अब आप लोगों का 1 और 5 हो गया है, 2 स्टार्ट करना है हमें. अभी 20 मिनट है ना, 15 मिनट है. चैप्टर नंबर 2 तुमने कौन सा पेपर देना है? क्यूएटी तो देना है तुमने. हाँ तो वापस पढ़ लेना ना, अगले बैच में पढ़ लेना. चैप्टर नंबर 2 सही है. इसको मिटा दूं?
मिटा दूं? चलो भाई, देखो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 में आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पढ़े थे। चैप्टर नंबर 1 में आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पढ़े थे, जिसकी जनरल इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपने y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाले स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में आपने पढ़ा था कि या तो ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। इसमें आप m जो है वो आपका स्लोप या ग्रेडियंट होता था। अगर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो m ग्रेटर देन 0 होता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है लेस देन 0 होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 होता था, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इन्फिनिट होता था, c जो है वो y इंटरसेप्ट होता था। ठीक है, m आपको ये बताता था लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और c आपको ये बताता था कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। y एक्सिस पर x कितना होता था और x एक्सिस पर y कितना होता है? 0। और ओरिजिन पर x और y कितना होता है? 0, 0। और ये x, y आपके कोऑर्डिनेट्स लिखने के तरीके होते थे। इसमें आपके पास एक टर्म होती थी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और एक टर्म होती थी जिसमें x की पावर कहां तक जाती थी? 1 तक। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में x की पावर मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। अब हम जो पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2, उसमें ग्राफ्स होंगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म के। इसमें y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो x की पावर है, जो x की पावर है वो यहां पर कहां तक जाएगी? x की पावर जो है वो 2 तक जाएगी। ठीक है, अगर आप x की पावर देखते हो तो आपकी जो x की पावर है ना वो 2 तक जाएगी। इन दोनों में फर्क देखो, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसमें ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, x की पावर 2 वाली टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1 वाली टर्म है। तो पहला डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर x की पावर जो है वो 2 तक जा रही होगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसके जो ग्राफ्स बनेंगे वो या तो यू शेप ग्राफ होगा या फिर आपका इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ होगा। अब अगर आप इन ग्राफ्स को, ये जो 4 ग्राफ्स है स्ट्रेट लाइन के, इन 2 ग्राफ से कंपेयर करते हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ग्राफ या तो अपवर्ड स्लोपिंग होता था और उसका ग्रेडियंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता था, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था तो ग्रेडियंट हमेशा लेस देन 0 होता था, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था तो ग्रेडियंट हमेशा इक्वल्स टू 0 होता था, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में ग्रेडियंट इंफिनिटी होता था। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक ग्राफ का एक ही किस्म का ग्रेडियंट हो। अगर फॉर एग्जांपल हम इस ग्राफ को देखते हैं, अगर हमारा ग्राफ यू शेप बनता है ग्राफ पेपर पर, तो यहां पर 3 बातें कंबाइन हो रही हैं। पहली चीज ये है कि इस एरिया में अगर तुम ग्राफ को देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर यहां पर एक पॉज आ गया। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर रुका और फिर वापस से अपवर्ड स्लोपिंग। यानी कि इन ग्राफ्स में, इन ग्राफ का एक सिंगल ग्रेडियंट नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है कि ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग ही है या डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, बल्कि इन ग्राफ में 3 ग्रेडियंट्स हो सकते हैं। अगर यू शेप ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट पहले लेस देन 0, जिस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का होता है, फिर एक सिंगल पॉइंट के लिए इक्वल्स टू 0, जिस तरह से एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का होता है, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है आगे। इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप के ग्राफ में पहले ग्रेडियंट क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन की तरह ऊपर जा रही है ये लाइन, ग्रेटर देन 0। फिर क्या होगा? इक्वल्स टू, और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्या होगा? लेस देन 0।
इसका मतलब यहां पर एक ही लाइन के 3 ग्रेडियंट्स होंगे, या तो नेगेटिव 0 पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव 0 नेगेटिव। ये दूसरा फर्क होगा यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो यहां पर ये बात जरूरी नहीं है कि इसके ग्राफ जो है ना उसका एक्स इंटरसेप्ट लाजमी हो। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में तो अगर आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट होता था। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब यह है कि जहां पर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स बना देता हूं। देखो लेट से ये ग्राफ पेपर है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपने अपना एक कोई भी सवाल था, उस सवाल का आपने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ इस तरह से बन गया, यू शेप ग्राफ बन सकता है ना क्वाड्रेटिक के केस में, यू शेप ग्राफ। क्या ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रहा है? 2 जगह कर रहा है। इसके 2 एक्स इंटरसेप्ट से, एक यहां पर है एक यहां पर। इसका मतलब क्या कोई यू शेप ग्राफ के कितने इंटरसेप्ट्स होंगे? क्या एक हो सकता है? हो सकता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं यूं, यहां पे इसने एक सिंगल पॉइंट पर टच किया और फिर वापस से अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई यू शेप ग्राफ होगा, या तो उसके 2 एक्स इंटरसेप्ट होंगे। एक मिनट, अगर ऐसा ग्राफ होगा तो कितने एक्स इंटरसेप्ट होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक यू शेप ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट हो ही ना? हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने ग्राफ बनाया, मैंने जो ग्राफ बनाया वो यहां से यूं बन गया, ठीक है, 12.25, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया वो यूं गया और एक्स एक्सिस पे आया ही नहीं, बल्कि यहीं से ऊपर की तरफ टर्न हो गया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इसके पास नो एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। अब बताओ यहां तक कोई सवालात? तुम्हारा कोई सवाल था? हो गया। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर आना।